students, वेलकम। आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे केंद्रक की संरचना, उसके कार्य और गुणसूत्र के बारे में। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। एक बॉटनिस्ट था, ये वनस्पतिज्ञ था रॉबर्ट ब्राउन। इसने 1831 के अंदर ऑर्किड की मूल की कोशिकाओं के अंदर न्यूक्लियस को खोजा, केंद्र को खोजा और इसको एरियोला नाम दिया। बाद में इसी गोलाकार संरचना को न्यूक्लियस या कैरियो नाम दिया गया, यानी केंद्रक नाम दिया गया। केंद्रक का जो अध्ययन है, केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहा जाता है। और केंद्रक यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, महत्वपूर्ण घटक होता है, जिसमें कि डीएनए पाया जाता है। और ये डीएनए विभिन्न प्रकार के आरएनए की सहायता से कोशिका के समस्त कार्यों का नियंत्रण करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये घटक होता है कोशिका का। अगर हम इसकी उपस्थिति की बात करें तो ये सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। जितने भी यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं उन सभी के अंदर ये पाया जाता है, लेकिन कुछ इसके अपवाद हैं, एक दो। जैसे कि जो स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और एक एंजियोस्पर्म की जो चालनी नलिकाएं होती हैं उनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो ये दो इसके अपवाद हैं जिनके अंदर केंद्रक नहीं होता है। बाकी समस्त यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। और इसके अलावा हमने पहले देख चुके हैं कि प्रोकैरियोट कोशिकाओं के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। उनके अंदर से उनका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो कोशिका द्रव्य के अंदर बिखरा हुआ पाया जाता है, जिसको जो कई नामों से जाना जाता है, जीनोफोर, न्यूक्लियोइड, आवासीय केंद्रक। ठीक है, तो प्रोकैरियोट के अंदर भी हम ये मान सकते हैं कि ये न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। उसके बाद बात करें कि इसकी आकृति की, तो इसकी आकृति जो है वो गोलाकार या अंडाकार हो सकती है। इसके अलावा शैवालों में कुछ इसकी विशेष आकृति पाई जा सकती है। संख्या की बात करें तो संख्या जो है प्रति कोशिका जो है एक केंद्रक पाया जाता है। प्रत्येक कोशिका के अंदर सामान्यतः एक ही केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कई ऐसे जीव हैं जिनके अंदर इनकी संख्या 2 या 2 से ज्यादा हो सकती है। जैसे बात करें पैरामीशियम और जो उपास्थि की कोशिकाएं होती हैं, उपास्थि की कोशिकाओं के अंदर और पैरामीशियम के अंदर एक कोशिका में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जो फाइकोमाइसिटीज जो कवक हैं, फाइकोमाइसिटी वर्ग के जो कवक हैं उनमें, और जैसे एग्जांपल है उसका म्यूकर फाइकोमाइसिटीज का, और वायुकेरिया एक शैवाल है, एक कोशिकीय शैवाल है। और जो रेखित पेशी कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर केंद्रक की संख्या काफी अधिक होती है, बहुत अधिक संख्या के अंदर में केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये तो इनकी कुछ सामान्य जानकारी थी। उसके बाद देखिए केंद्रक की संरचना के बारे में। तो केंद्रक की जो संरचना है उसके अंदर 4 भाग हैं। केंद्रक की संरचना को 4 भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहले केंद्रक झिल्ली है, उसके बाद केंद्रिका, और उसके बाद केंद्रक द्रव्य है, और लास्ट में इसके अंदर ये क्रोमेटिन पदार्थ है। ठीक है, तो एक एक करके इसको देखते हैं। तो आगे देखते हैं हम केंद्रक की संरचना। केंद्रक की संरचना के अंदर 4 भाग थे। सबसे पहला भाग है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक एक दोहरी झिल्ली से परिबद्ध रहता है जो कि 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। 75 एंगस्ट्रॉम मोटी दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। इन दोनों झिल्लियों के बीच में वृत्ताकार या अष्टभुजाकार लगभग 300 से 400 एंगस्ट्रॉम व्यास के वृत्ताकार छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को केंद्रक छिद्र कहा जाता है। इन छिद्रों को केंद्रक छिद्र कहा जाता है। इन दोनों झिल्लियों में
बाहरी और आंतरिक जो केंद्रक झिल्लियां हैं इनके बीच में लगभग 10 से 50 नैनोमीटर का इसमें स्थान पाया जाता है। उस स्थान को परिकेंद्रकीय स्थान कहा जाता है। दोनों झिल्लियों के बीच में स्थान है उसको परिकेंद्रकीय स्थान कहा जाता है। केंद्रक झिल्ली जो होती है इसमें ये जो छिद्र होती हैं, केंद्रक छिद्र होती हैं, इसके अंदर एक रंध्र सम्मिश्रण नाम की एक संरचना पाई जाती है, जिसमें कि एनुलाई नाम का एक पदार्थ भरा रहता है। और जंतु कोशिका के अंदर ये संरचना पाई जाती है और जितने भी पदार्थ होते हैं वो सारे पदार्थ इस रंध्र सम्मिश्रण से होकर के गुजरते हैं। तो यहाँ पर देखें ये वाला ये जगह है, यहाँ पर एक पोर कॉम्प्लेक्स होता है, रंध्र सम्मिश्र होता है, इसमें एनुलाई नामक एक संरचना पाई जाती है, पदार्थ होता है और वो इसके अंदर से गुजरने वाले पदार्थों का नियंत्रण या कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो है ये केंद्रक झिल्ली कोशिका विभाजन की जो प्रोफेज अवस्था होती है उसके अंदर लुप्त हो जाती है। कोशिका विभाजन की प्रोफेज अवस्था के अंदर केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाती है और जैसे ही कोशिका विभाजन की टीलोफेज अवस्था आती है तो उस अवस्था के अंदर ये पुनः प्रकट हो जाती है। ईआर जो है इसका दोबारा से निर्माण कर देती है। ठीक है, प्रोफेज में ये लुप्त होती है और टीलोफेज के अंदर वापस से बढ़ जाती है, वापस से प्रकट हो जाती है। तो ये है कोशिका केंद्रक झिल्ली के बारे में। ठीक है, तो केंद्रक झिल्ली। उसके बाद सेकेंड संरचना इसके अंदर केंद्रिका। केंद्रिका केंद्रक द्रव्य के अंदर, जिसके अंदर मटेरियल होता है केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य के अंदर एक तरफ या बीच में मध्य में एक, दो या अधिक जो है गोलाकार संरचनाएं उपस्थित होती हैं। इन संरचना को केंद्रिका कहा जाता है। एक अगुणित केंद्रक की बात करें तो एक अगुणित केंद्रक, एक अगुणित जो कोशिका होती है उसके केंद्र के अंदर सिर्फ एक ही केंद्रिका पाई जाती है। एक अगुणित कोशिका के केंद्रक में एक ही केंद्रिका पाई जाती है। इस केंद्रिका की खोज जो है वो फोंटाना ने की थी। फोंटाना नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी और इसको जो केंद्रिका नाम है वो बोमेन ने दिया था। बोमेन ने इसको केंद्रिका नाम दिया। केंद्रिका भी केंद्रक झिल्ली की तरह कोशिका विभाजन की प्रोफेज अवस्था के अंदर लुप्त हो जाती है और टीलोफेज अवस्था के अंदर दोबारा से प्रकट हो जाती है। ठीक है, तो दोबारा से इसका निर्माण हो जाता है। केंद्रिका जो है इसका मुख्य कार्य राइबोसोम्स का निर्माण करना है, क्योंकि इसके अंदर सभी प्रोटीन जो राइबोसोम के निर्माण से संबंधित जितने भी प्रोटीन हैं, एंजाइम हैं, आरएनए हैं, वो सारे इस केंद्रिका के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए इसके अंदर राइबोसोम्स का निर्माण होता है। इसके अलावा जो है कुछ गुणसूत्र होते हैं जिनके अंदर केंद्रकीय संगठन जो गुणसूत्र होते हैं, विशेष प्रकार के गुणसूत्र होते हैं जो कि इस केंद्रिका से जुड़े रहते हैं, जिनसे ये केंद्रिका संलग्न रहती है। उनके इस स्थान को NOR रीजन कहा जाता है। NOR न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन, केंद्रकीय संगठन क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, जिससे ये केंद्रिका संलग्न रहती है। कुछ विशेष प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, इसलिए आगे हम गुणसूत्र पढ़ेंगे तो उसके अंदर इस बात को डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती है NOR क्षेत्र। ओके, तो ये है केंद्रिका के बारे में। उसके बाद अगला अपना पॉइंट है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य या इसको कैरियोलिम्फ भी कहा जाता है। केंद्रक द्रव्य ये पारदर्शी जो है कणिकीय समांगी स्वच्छ कोलाइडी अर्ध तरल होता है, इसको केंद्रक द्रव्य कहा जाता है, कैरियोलिम्फ कहा जाता है। इसके अंदर जो है विभिन्न प्रकार के डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड, खनिज लवण ये पाए जाते हैं। इसके अलावा इनके अंदर खनिज जो है क्रोमेटिन जाल और केंद्रिका भी उपस्थित होती है। तो ये बीच वाला हम देख सकते हैं, ये सारा मैटर जो है ये इसका केंद्रक द्रव्य है, जिसके अंदर ये देखो केंद्रिका है, क्रोमेटिन मटेरियल है, इसके अलावा डीएनए, आरएनए,
खनिज है, प्रोटीन है, एंजाइम है, ये सारी संरचनाएं इसके अंदर उपस्थित रहती है। ठीक है, तो ये एक कोलाइडी प्रकार का समांगी मिश्रण होता है जिसमें से सारी संरचनाएं उपस्थित होती है। उसके बाद चौथा पॉइंट है इसका क्रोमेटिन जालक, क्रोमेटिन मटेरियल। केंद्र की संरचना के अंदर फोर्थ भाग अपने पास में क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन पदार्थ। क्या होता है ये? तो इंटरफेज जो स्टेज होती है कोशिका विभाजन की, जो अंतरावस्था होती है, अंतरावस्था के अंदर जो केंद्रक है उसके केंद्रक द्रव्य में क्षारीय रंजकों से अभिरंजित होने योग्य धागेनुमा जो तंतु होते हैं उनका ये जाल इसके अंदर बन रहता है। इस धागेनुमा जो तंतुओं का जाल है जो कि क्षारीय अभिरंजकों से अभिरंजित हो सकता है, इसी जाल को ही फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन पदार्थ नाम दिया और यही जाल कोशिका जो विभाजन है उस अवस्था के अंदर गुणसूत्रों के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इंटरफेज अवस्था के अंदर ये क्रोमेटिन जालक के रूप में उपस्थित होता है और विभाजन अवस्था में ये गुणसूत्रों के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर चेंज हो जाता है। ओके, इस क्रोमेटिन पदार्थ को जब एसिटोकार्बन से, एसिटोकार्बीन जो अभिरंजक है उससे अभिरंजित किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, तो इसमें दो प्रकार के जो है अभिरंजन दिखाई देते हैं। दो प्रकार के अभिरंजित भाग दिखाई देते हैं जिनको एमिल हिट्ज ने यूक्रोमेटिक और हेटेरोक्रोमेटिन भाग नाम दिया। एमिल हिट्ज ने इन एसिटोकार्बीन से अभिरंजित अलग अलग भागों को नाम दिया, एक को हेटेरोक्रोमेटिन और एक को यूक्रोमेटिन भाग नाम दिया। ये भाग किस तरह से होते हैं, क्या इनमें फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है, कुछ भी यहाँ देखेंगे। उससे पहले देखें कि जो ये क्रोमेटिन पदार्थ होता है, इस क्रोमेटिन पदार्थ के अंदर डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन ये सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। ये सारी संरचनाएं मिलकर के इन क्रोमेटिन पदार्थों का निर्माण करती है। ठीक है, अभी हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन जो भाग होते हैं जो कि हल्के और गहरे अभिरंजित होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होते हैं देखते हैं। जो हेटेरोक्रोमेटिन भाग होता है ये गहरा अभिरंजित होता है। जब इसको एसिटोकार्बीन से स्टेन करते हैं तो ये डार्क स्टेन लेता है, गहरा अभिरंजित भाग, गहरा अभिरंजित होता है, जबकि यूक्रोमेटिन भाग हल्का अभिरंजित होता है। हेटेरोक्रोमेटिन होता है ये इस भाग के अंदर जो गुणसूत्र होता है, बात करें क्रोमेटिन पदार्थ होता है, वो ज्यादा संघनित और ज्यादा कुंडलित होता है, जबकि यूक्रोमेटिन के अंदर कम संघनित और कम कुंडलित होता है। हेटेरोक्रोमेटिन भाग जो है ये आनुवंशिक रूप से निष्क्रिय होता है, आनुवंशिक रूप से ये भाग निष्क्रिय होता है, जबकि यूक्रोमेटिन भाग जो है ये आनुवंशिक रूप से सक्रिय होता है। मतलब इसके ऊपर जो है जो जीन होती हैं, जो आवश्यक जीन होती हैं, जो जरूरी जीन्स होती हैं, वो इस यूक्रोमेटिन भाग के ऊपर होती है। अगला डिफरेंस है इसमें कि जो इंटरफेज अवस्था होती है उसमें डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है, यानी उसकी कॉपी का फॉर्मेशन होता है। तो जो हेटेरोक्रोमेटिन भाग है इसकी जो कॉपी है वो बाद में बनती है, लेट बनती है, विलंब से बनती है, जबकि यूक्रोमेटिन भाग है इसकी कॉपी पहले बनती है। तो इस भाग का रेप्लिकेशन पहले होता है, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन भाग का रेप्लिकेशन बाद में होता है। तो ये है क्रोमेटिन पदार्थ के बारे में। ये क्रोमेटिन पदार्थ जो है जब विभाजन अवस्था आती है तब ये संघनित होकर के, कुंडलित होकर के गुणसूत्रों के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। तो आगे हम गुणसूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है केंद्रक की संरचना, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य और क्रोमेटिन पदार्थ के बारे में। इसके बाद आगे हम देख रहे हैं केंद्रक के कार्य, केंद्रक के क्या क्या काम होते हैं। तो आगे है केंद्रक के कार्य, केंद्रक के क्या क्या काम होते हैं, फंक्शन क्या है इसके। सबसे पहला कार्य है केंद्रक जो है इसको कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है क्योंकि कोशिका के अंदर होने वाले सारे जो कार्य होते हैं वो इसी के नियंत्रण के अंदर संपन्न होते हैं, इसी के कंट्रोल के अंदर होते हैं, इसलिए इसको कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है।
और इस जो कार्य की जो पुष्टि है वो हैमरलिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने एसिटाबुलेरिया जो एक कोशिकीय शैवाल है उसके केंद्रक पर अपने प्रयोगों द्वारा इस बात को सिद्ध किया है कि जो केंद्रक है वो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। ठीक है। दूसरा इसका कार्य है कि इस केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र उपस्थित होते हैं वो अनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं उनके अनुवांशिक लक्षणों के जो है वाहक होते हैं। हम जानते हैं कि गुणसूत्रों के ऊपर जीन्स उपस्थित होती हैं जो कि विभिन्न लक्षणों को कंट्रोल करती हैं और वो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों के द्वारा ही ले जाए जाते हैं। तो इसलिए ये अनुवांशिक लक्षणों के वाहक के रूप में भी कार्य करते हैं। तीसरा है कि इस केंद्र के अंदर जो केंद्रिका उपस्थित होती है वो केंद्रिका राइबोसोम्स का निर्माण करती है, तो ये भी इसका एक कार्य हो जाता है। फिर है कोशिका विभाजन का नियंत्रण। कोशिका विभाजित होगी या नहीं होगी इस बात का निर्णय नियंत्रण जो है वो केंद्र ही होता है, केंद्र के द्वारा ही होता है। ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स है या कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है उसके बेसिस पर कोशिका विभाजित होगी या नहीं होगी इसका नियंत्रण किया जाता है। ठीक है। क्या होता है ये न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स कि केंद्र का आयतन अपॉन कोशिका द्रव्य का आयतन माइनस केंद्र का आयतन। तो ये एक कोशिका के लिए निश्चित होता है, ये अनुपात जो है एक कोशिका के लिए निश्चित होता है। जैसे ही इस कोशिका के जो अनुपात है ये इसके अंदर किसी प्रकार का विचलन होता है, असंतुलन होता है, तो वापस से ये संतुलित होने की कोशिश करती है। ठीक है। तो कोशिका जो है वो विभाजित हो जाती है जिससे वापस से इसका जो न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स है वो मेंटेन हो जाता है। लास्ट इसका फंक्शन है कि डीएनए जो है ये डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए जो ट्रांसक्रिप्शन है, डीएनए प्रतिकृतिकरण और डीएनए अनुलेखन, इन दोनों प्रोसेस का जो है स्पेस है ये स्थल है। ये दोनों प्रोसेस जो है ये केंद्र ही होती हैं। डीएनए प्रतिकृतिकरण के अंदर जो है डीएनए की कॉपी का निर्माण होता है, जबकि अनुलेखन के अंदर डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है। ठीक है। ये दोनों ही कार्य है इस केंद्र के अंदर। तो ये है केंद्र की संरचना और उसके कार्य के बारे में। ओके।